हेलो हाय माई सेल्फ अभिषेक दुबे एंड वेलकम टू जीएस क्लब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड अपर पीसीएस की परीक्षा 3 अप्रैल को प्रस्तावित है। ठीक है, 3 अप्रैल को प्रस्तावित है। उसके लिए हम उत्तराखंड स्पेशल के कुछ बैच चला रहे हैं, कोर्सेज चला रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड करंट अफेयर्स अभी ऑनगोइंग है ना। करंट अफेयर की भी क्लासेज चल रही हैं, जिसमें 5 वीडियोस पढ़ चुके हैं, और हिस्ट्री की भी, जिसमें जो है मेडवल स्टार्ट हो गया है। एंशियंट मेडवल भी ख़त्म होने वाला है, कल आखिरी मेडवल होगा। ठीक है, तो एंशियंट मेडवल हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री बाकी है उत्तराखंड की। ठीक, पॉलिटी रह गई उत्तराखंड की, और जियोग्राफी रह गई, बजट और सर्वे। ठीक है, ये चीज़ें कवर कर ली जाएंगी। बाकी कुछ जो है डिटेल्ड उत्तराखंड का वो भी कवर कर लिया जाएगा। तो 15 दिन में आपका कंप्लीट उत्तराखंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये आज से हम जो है पहली वीडियो है उत्तराखंड के लिए टेस्ट सीरीज की, जिसमें अराउंड हम 2000 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाएं, तो उत्तराखंड का जब से फॉर्मेशन हुआ है 2000 से, उत्तराखंड पीसीएस जो यूकेपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हम इसमें मतलब इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यूकेपीएससी या यूपीपीएससी दोनों का रिकॉर्ड है कि ये प्रश्न जो है दोहराते हैं। ठीक है, तो विश्वास कीजिए कि अगर आप ये टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा सा और लग के सिर्फ टेस्ट सीरीज से आप प्री क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लग जाइए। ठीक है, जुडिशली हमारे साथ। ये स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, ये जो है आपका 2021 में एफआरओ का एग्जाम हुआ था उत्तराखंड में, उनके क्वेश्चन हैं। ठीक है, लगभग 10 जो टेस्ट सीरीज आएंगे ये प्रीवियस ईयर्स के ही आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो 11वीं होगी, 11वीं से जो है कंपाइलेशन हमारा हो चुका है। 11वीं जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें हमारे खुद के प्रश्न डाले हुए होंगे जो बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें पूरा जो है, जैसे आपका ये मान लीजिए 2021 का पेपर है, कुछ पेपर हम आपका 2018 के भी होंगे। 2018 में जो डिटेल है मान लीजिए करंट अफेयर्स की, उनको जैसे वो करंट अफेयर मान लीजिए कोई इंडेक्स है, तो वो इंडेक्स 2021 में भी आ रहा है, तो उसको हम अपडेट करके उसके साथ भी जानकारी देंगे, बाकी क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उत्तराखंड से रिलेटेड जानकारी जो एक्स्ट्रा है वो भी साथ में आपको इन क्वेश्चंस में बताई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं कितने समय के लिए उनका इलेक्शन होता है, कितने समय के लिए नामित किए जाते हैं या इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 साल के लिए राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स। ठीक है, बात करते हैं राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती, जो प्रस्तावित स्ट्रेंथ है वो 250 है, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 245 मेंबर्स हैं। वो अक्सर लगातार ऐसा ही रहता है कि 245 ही स्ट्रेंथ रहती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है। लेकिन जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 250 है, लेकिन हमारे पास 245 है। 245 में से 233 जो हैं वो तो आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है ये आप जाके पॉलिटी वाले सेक्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। और जो है 12 मेंबर्स हैं। ठीक है, 233 + 12 टोटल 245 हो गए। 12 मेंबर्स हैं प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये नॉमिनेशन किस बेसिस पे होता है, इसमें जो है सोशल साइंस, लिटरेचर, ठीक है, स्पेशल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें, साइंस, सारी चीज़ों को वो करके इन विषयों में जो ख्याति प्राप्त किए होते हैं उनका नॉमिनेशन होता है। एक दूसरी बात कि 1/3 मेंबर जो है स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की, हर दूसरे साल रिटायर हो जाती है। ठीक है, मतलब वैकेंसी क्रिएट होती रहती है हर दूसरे साल। 1/3 मतलब 33% वैकेंसी हर जो है दूसरे साल क्रिएट होती है। तो ये थोड़ी राज्यसभा की डिटेल सॉरी। उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो पहले तो राज्यसभा की बात करते हैं। तो 3 सीटें हैं उत्तराखंड में राज्यसभा की, जिसमें 2 अभी फिलहाल बीजेपी के मेंबर्स हैं। ठीक है, 2 बीजेपी के एमपी हैं, और एक जो है वो कांग्रेस के एमपी हैं, कांग्रेस के। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपने, नरेश बंसल हैं बीजेपी के, अनिल बलौनी हैं, और जो है बीजेपी के प्रदीप टमटा जो हैं वो कांग्रेस से हैं। ठीक है, ये तो रही राज्यसभा की बातें, 3 सीटें होती हैं। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 5 सीटें होती हैं। ठीक है, 5 सीटें होती हैं। 5 में एक तो नैनीताल की है जिससे अजय भट्ट हैं, दूसरी अल्मोड़ा की है जिससे अजय तमटा जी हैं, तीसरी गढ़वाल की है जिससे तीरथ सिंह रावत हैं, गढ़वाल या कह सकते हैं पौरी गढ़वाल। ठीक है, क्योंकि टेहरी गढ़वाल से
जो चौथी सीट है टेहरी गढ़वाल की है, ठीक है। इससे माला राज्य लक्ष्मी शाह है। ये माला राज्य लक्ष्मी शाह वही महिला हैं जो है पवार डायनेस्टी या गढ़वाल डायनेस्टी से आती हैं, ठीक है। तो ये महारानी साहब ही बोलते हैं इनको, महारानी माला लक्ष्मी शाह जी हैं, ठीक है। राजा साहब के उससे आती हैं फैमिली से, माला राज्य लक्ष्मी शाह कहाँ से हैं? टेहरी गढ़वाल से लड़ती हैं। और हरिद्वार से आप सबको पता है कि रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं हरिद्वार से, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये तो रही लोकसभा की। तो राज्यसभा में पूछ लिया तो 3 सीटें, और लोकसभा में पूछ लिया तो 5 सीटें। 5 सीटों में कौन कौन सी है? टेहरी, इसमें रानी साहिबा है, माला लक्ष्मी राज्य शाह, ठीक है। और गढ़वाल है या पौरी गढ़वाल कह सकते हैं, इससे जो हैं ये आपके ये रावत साहब हैं, ठीक है, तीरथ रावत। गढ़वाल से नैनीताल से जो हैं, नैनीताल ये उधम सिंह नगर वाला है, ठीक है, उधम सिंह नगर नैनीताल से अजय भट्ट हैं, अजय भट्ट। वहीं जो है आपके अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा से अजय टमटा हैं, अजय टमटा, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रदीप टमटा जो है वो राज्यसभा से हैं, अजय टमटा लोकसभा से हैं, अल्मोड़ा से, ठीक है। और हरिद्वार से जो हैं, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक हैं। तो ये जो आपकी जो लोकसभा वाली सीटें हैं ना, ये पांचों सीटें बीजेपी की हैं, पांचों, ठीक है। तो ये तो रहा आपका लोकसभा और राज्यसभा में सीटें उत्तराखंड की। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद एडल्ट सफरेज, ठीक है। एडल्ट सफरेज से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल रिलेटेड है? तो वो है आर्टिकल 326, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 says that election to the House of People and to the Legislative Assembly of the state to be on the basis of adult suffrage, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि 326 कहता है कि इलेक्शन लोकसभा में और राज्य असेंबलीज में, ठीक है, किस पे? एडल्ट सफरेज के बेस पे होगा। तो एडल्ट सफरेज होता क्या है? पहले जो है यही 21 साल था, अब वो है 18 साल कर दिया गया, बालिग उम्र, ठीक है। तो ये 18 साल कर दिया गया। तो ये 18 साल हुआ कब है? 61st अमेंडमेंट एक्ट, 61st अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा, जो एज जो है घटाई गई है। क्वेश्चन भी मिलेगा उस पर आपको। तीसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन? किसी को जो है इलीगली डिटेन किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके लिए, ठीक है, कौन सी रिट या याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इशू की जाती है? वो है हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, ठीक है, हेबियस कॉर्पस इशू की जाती है। इलीगल डिटेंशन क्या? डिटेंशन क्या होता है? अगर आप किसी को डिटेन कर रहे हैं तो विद इन 24 आवर्स ना, एक्सक्लूडिंग ट्रेवल टाइम, उस आदमी को, उस बॉडी को आपको नियरेस्ट जो है मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना होता है, नहीं तो उस ऑफिसर को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही है, द लिटरल मीनिंग ऑफ हैबियस कॉर्पस इज वी मे हैव द बॉडी, ठीक है। भैया इंसान कहाँ है? वो 24 घंटा हो गया, तुम लाए काहे नहीं, ठीक है। इट इज एन ऑर्डर इश्यूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज इलीगली डिटेन्ड द अदर पर्सन, डायरेक्टिंग हिम टू प्रोड्यूस सच अ पर्सन इन द कोर्ट, ठीक है, फ्रॉम कोर्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ डिटेंशन की लीगल है कि नहीं। द पर्सन इज देन फ्रीड इफ डिटेंशन इज फाउंड टू बी इलीगल, हेंस दिस इज अ रिट इज बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स लिबर्टी अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। तो ये जो रिट कैसे ऑफर की जाती हैं? रिट 2 तरह से होती हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने में आर्टिकल 32 की तरफ, एक हाई कोर्ट भी रिट ऑफर करता है, वो आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही राइट नहीं है, जो है हाई कोर्ट भी रिट इश्यूज कर सकता है, ठीक है। और रिट इशू करने में हाई कोर्ट का वो ज्यादा बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट का, ये आप हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंडमस, प्रोहिबिशन और ये सर्टियोरी, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा कि रिट कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव बीन लिस्टेड फॉर द पंचायत अंडर 11th शेड्यूल, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कितनी ऐसी लिस्ट हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनकी लिस्ट, कितने सब्जेक्ट्स हैं जिनको 11वें शेड्यूल पंचायती राज के अंदर रखा गया है? तो टोटल 29 सब्जेक्ट्स है ना, 29 सब्जेक्ट्स हैं पंचायती राज में, ठीक है। और वहीं अगर 12वें शेड्यूल की बात करें, 12th शेड्यूल की, ठीक है, दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज,
म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं? 18 हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि कब आया था ये, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट कमेंट में बताइए, ठीक है। तो पंचायती राज के अंदर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 29। और वहीं अगर जो है म्यूनिसिपैलिटीज की बात करें, म्यूनिसिपैलिटीज की, तो 18 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे देखते हैं। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड इन 1992, ठीक है, अभी बताएं, बाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दिस शेड्यूल कंटेन्स 29 सब्जेक्ट्स. This schedule cover important topics such as panchayat powers, rural development, poverty alleviation, markets, roads and drinking water of, ये markets, road and drinking water of rural area, ठीक है, जहां पे पंचायत बेस्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who appoints the chairman of State Public Service Commission? आपको लग रहा होगा, ठीक है, कि ये तो उत्तराखंड में यूकेपीएससी का स्पेशल क्लास है, तो इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? सारे क्वेश्चंस अगर मिले जुले रहेंगे तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जीएस स्पेशल तो पढ़ाएंगे नहीं आपको, ठीक है। जीएस का कोई कोर्स नहीं चलेगा, जीएस में सिर्फ अगर पॉसिबल होगा तो हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है, और जियोग्राफी, ठीक है, ये 3 चीजें करवा देंगे। बाकी करंट अफेयर चलेगा, नेशनल और उत्तराखंड दोनों करंट, ठीक है। और इसमें हर पेपर में मोर देन 30, उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड स्पेशल का वेटेज 30% से ज्यादा है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो एफआरओ का एग्जाम हुआ है इसमें लगभग 33 क्वेश्चन है उत्तराखंड से 100 में से, तो 33% वेटेज हो गया, ठीक है। तो हमारी उत्तराखंड की सीरीज भी चल रही है और ये टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो आप ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? लाइक चेयरमैन किसका? यूकेपीएससी का मान लीजिए, यूकेपीएससी का चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो आपके प्रदेश के गवर्नर, ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है बताइए जल्दी कमेंट में, गवर्नर ऑफ द स्टेट। एक्सप्लेन क्या किया गया है? गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड ऑन हिज एडवाइस, किसकी? चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे अदर मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर को पूछ लिया तो कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर ही करता है, लेकिन ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, सीएम, ठीक है। एंड सेवरल इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफिशियल सच एज एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके जो है चेयरमैन को भी अपॉइंट करेंगे और मेंबर्स को भी गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए रेजिग्नेशन कौन करवाता है वो बताइएगा कमेंट करने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? तो आप जब जाएंगे आर्टिकल 51, ठीक है, आर्टिकल 51 सॉरी, फंडामेंटल क्या है? आर्टिकल 51 ड्यूटीज है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो ये 10वीं ड्यूटी है आई थिंक, ठीक है, लास्ट वाली ड्यूटी है, जिसमें कहा गया आर्टिकल 51 सेज टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद नेशंस, ठीक है। तो जो लास्ट वाला है आपकी 10वीं ड्यूटी है, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है। अगर आर्टिकल नहीं पूछा, सॉरी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है, ठीक है, ये गलत है। आर्टिकल 51 सेज दैट, सॉरी एक सेकंड हम देख लें थोड़ा सा, 51A है ना फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ ये डीपीएसपी के ही अंदर आता है, सॉरी, ठीक है, डीपीएसपी के ही अंदर आता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप, थोड़ी सी हमसे गलती हो गई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट साइन ऑन द रिजोल्यूशन फॉर द चार्जेस ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ने पे कई बार गलतियां हो जाती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस, ठीक है, किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट जारी किया जा सकता है प्रेसिडेंट का, ठीक है, साइन ऑन द रिजोल्यूशन। तो किस पे साइन करने की बात कर रहे हैं? इम्पीचमेंट डॉक्यूमेंट पे नहीं, रिजोल्यूशन, इम्पीचमेंट करना है फॉर द चार्जेज, चार्ज लगाए जाएंगे उसके बाद, इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो दैट इज 1/4 25%, ठीक है, ऑफ आइदर किसी भी हाउस की, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ठीक है, कहीं भी पारित किया जा सकता है। तो 25% मेंबर्स का साइन जरूरी है। आइए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द प्रपोजल फॉर द इम्पीचमेंट चार्जेस इज कंटेन इन ए रिजोल्यूशन, ठीक है, इन अ रिजोल्यूशन विच हैज बीन मूव्ड आफ्टर एटलीस्ट, कितने दिन की नोटिस देनी होती है प्रेसिडेंट को? 14 दिन की, 14 डेज की नोटिस देनी ही होगी। अगर आप जो है इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं, उससे पहले
आपको 14 डेज का इन रिटन नोटिस प्रेसिडेंट को देनी पड़ेगी, ठीक है। साइंड बाई नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। तो 1/4 से नीचे नहीं होने चाहिए, दैट इज 25% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इन विच रिजोल्यूशन इज बीइंग पास्ड, है ना, ठीक है। हैज बीन गिवन of their intention to move the resolution, ठीक है। such resolution has been passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house, ठीक है। एक बार रिजोल्यूशन जो आप मूव कराने के लिए 25% दे रहे हैं ना, रिजोल्यूशन हमको मूव कराना है 1/4 चाहिए, रिजोल्यूशन को पास होने के लिए कितना चाहिए, वो है 2/3 दैट इज 66%। अगर पास करवाना है 66% से अगर लोग ज़्यादा साइन नहीं, कम साइन नहीं किए ज़्यादा, तो ये रिजोल्यूशन यहीं फेल हो जाएगा, ठीक है। मूव कराने के लिए जैसे कोई बिल है या कोई चीज़ है, मान लीजिए कि हमको किसी को कोई सलाह देनी, मान लीजिए कहीं आप किसी पार्टी में जाना है, तो पार्टी का जो है ना, पहले से आपको एंट्री फीस जो है, ठीक है, एंट्री फीस है वो है 25 रुपये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको मैंडेटरी चार्ज लगा देंगे, भैया आपको ये चीज़ें मिलेंगी और ये आपको खरीदना ही शर्तियाँ, उसके लिए आपको 66 रुपये देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो 25 रुपये पहले दे के आप एंट्री लेंगे, ठीक है, 25 रुपये दे के 1/4 एंट्री लेंगे, और फिर जब अंदर जाएंगे तो ये मैंडेटरी चार्ज है 66 रुपीज़ का कि आपको खाना ही खाना है, ठीक है। अंदर आ गए, अब खाना पड़ेगा है तो 66 रुपये आपको देने पड़ेंगे, दैट इज 2/3, ठीक है। तो ये रहा पूरा सिस्टम, किसी भी हाउस में किया जा सकता है। अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज क्रोनोलॉजिकली रिगार्डिंग पंचायती राज, तो पंचायती राज की ये कमिटीज़ हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ईयर देख लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहले गठित हुई थी पंचायती राज के लिए 16 जनवरी 1957। उसके बाद सीधे 20 साल बाद कमेटी आती है, ठीक है, जो कि मई जो है 1977 में कौन सी, अशोक मेहता कमेटी आती है। उसके बाद जो है GV.K. राव कमेटी आती है 1985 में, और लास्ट में 1986 में सिंघवी कमेटी आती है। तो आप देख लीजिए, आप अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा, बलवंत राय मेहता BLM कमेटी 1957। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, 1977। उसके बाद GV.K. राव कमेटी ये कब आती है, 1985। उसके बाद आपकी सिंघवी आते हैं लास्ट में, ये कब है, 1986। तो आप देख लीजिए, पहले BLM आएंगे, बलवंत राय मेहता C हो गया, या थर्ड कह लीजिए, थर्ड हो गया। उसके बाद जो है फोर्थ होगा, ठीक है, फोर्थ होगा। उसके बाद फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड होगा। तो इस तरह से हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये जो दोनों कमेटी हैं GV.K. और LM सिंघवी, ये प्लानिंग कमीशन ने गठित की थी, प्लानिंग कमीशन की कमिटीज़ हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। Which of the following articles of the Constitution empowers the governor to issue ordinance? कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो गवर्नर को शक्ति प्रदान करता है, क्या, ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए। तो 123 जो है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए। वहीं 213 आर्टिकल जो है वो गवर्नर को पावर देता है। इसका ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ज़्यादा है, वो है प्रेसिडेंट का। ये मृत्युदंड भी क्षमा कर सकता है और ये नहीं कर सकता है, बाकी सारी चीज़ें ये कर लेगा, ठीक है। बस मृत्युदंड पे ये साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड? तो सिर्फ एक बार अभी तक प्रियम्बल अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। कब हुआ था ये, 1976, याद रखिएगा 1976, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार सिर्फ प्रियम्बल को अमेंड किया गया। तो दिस अमेंडमेंट, द वर्ड्स, कुछ वर्ड्स भी ऐड किए गए थे प्रियम्बल में, जैसे कि सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये 2 वर्ड ये ऐड किए गए थे। और उसके बाद जो है यूनिटी ऑफ जो नेशन टर्म था, यूनिटी ऑफ नेशन इसको बदल कर, ठीक है, नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन कर दिया गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो सच पूछिए, अगर उस तरह से देखिए तो 3 टर्म ऐड किए गए, एक तो सोशलिस्ट,
सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 टर्म ऐड किए गए कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। और प्रियम्बल में तो ऐड किए गए, तो ऑब्वियसली अमेंड करके ही करेंगे, ठीक है, अमेंड करके ही करेंगे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन प्रियम्बल वॉज अमेंडेड, तब से प्रियम्बल एक बार भी अमेंड नहीं किया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट किसकी थी, कमेंट में बताएं प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से याद कर लीजिएगा। तो प्रियम्बल का अमेंडमेंट कब हुआ सबसे पहले? पहली बार, सिर्फ एक बार हुआ है, दैट इज 1976 बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 टर्म ऐड किए गए थे इस अमेंडमेंट से, ठीक है, प्रियम्बल में। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। लगभग हम जितने पीएससी के एग्जाम्स होते हैं सबके एग्जाम्स में हमको देखने को मिला है, चाहे यूपी पीएससी हो, बीपीएससी हो, ठीक है, एमपी पीएससी हो, आरपीएससी हो, ठीक है, यूके पीएससी हो, सब पूछे हैं, ठीक है। घुमा घुमा के इस प्रश्न को पूछते ही रहते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रूल ऑफ लॉ इज इनकॉर्पोरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। ये बहुत ही डिबेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जितने आर्टिकल दिए हैं, ठीक है, ये एफआरओ का एग्जाम का पेपर है, जितने आर्टिकल दिए हैं सब में होता है, पता नहीं ये क्या एक्सेप्ट करते हैं। आर्टिकल 14 वैसे जनरली एक्सेप्ट करेंगे, ये पता है, तो इसलिए आर्टिकल 14 आप मार के आइएगा, ठीक है, रूल ऑफ लॉ के लिए, ठीक है। रूल ऑफ लॉ होता क्या है, ये पॉलिटी की क्लास लेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ, या कह लीजिए, ठीक है। नेचुरल लॉ क्या होता है, तो एनजीटी जो है आपकी, एनजीटी ये नेचुरल लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 14 लीजिएगा, आर्टिकल 13 भी आपका रूल ऑफ लॉ से चलता है, ठीक है, ठीक। Which of the following constitutional amendment act is associated with lowering the voting age of India? पिछले टॉपिक में, पिछले स्लाइड में हमने आपको बताया था कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिससे वोटिंग एज को कम कर दिया गया। तो पहले वोटिंग एज कितनी थी, 21 थी, 21 से घटा के 18 किया गया। 18 कौन से, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, ठीक है, 1988, बहुत याद रखिएगा इसको, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशनल 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 लोवर्ड द वोटिंग एज ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऑब्वियसली लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली को ही करेगा, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव तो दूसरी तरह से होता है, प्रेसिडेंट का भी चुनाव दूसरी तरह से होता है, तो इनमें तो वोटिंग जो जनरल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट मिलता ही नहीं है, तो इन्हीं दोनों का होगा, ठीक है। It in this was done by amending Article 326 of the Constitution, which concerns election to the Lok Sabha and Assembly. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड असेंबलीज ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, तो वो है आर्टिकल 326, ठीक है, ठीक। और ये लोअर कब किया गया, वोटिंग एज जो है 21 से 18, तो वो किया गया 1988 बाई 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर द डिजर्ट प्लांटेशन एंड रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड, ठीक है, इन इंडिया। तो ये डिजर्ट प्लांटेशन एंड रिसर्च सेंटर, इसका जो नाम बदल के कर दिया गया है वो ICAR का सेंट्रल अरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज इन जोधपुर। तो ये नाम कब चेंज किया गया, सेंट्रल अरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 1959 के आसपास, ठीक है, 1959, ठीक है। ICAR का इंस्टीट्यूट है, ICAR का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, दैट इज बेस्ड इन पूसा दिल्ली। ICAR कहाँ पे है, पूसा दिल्ली में। तो इस ICAR के अलग अलग जगह पे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, आपके देहरादून में भी एक इंस्टीट्यूट है, कमेंट में बताइए, ठीक है, देहरादून में भी एक इंस्टीट्यूट है ICAR का, सेंट्रल अरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, या डिजर्ट प्लांटेशन एंड रिसर्च सेंटर भी कहते हैं उसको, ठीक है, यहाँ पे है। पूसा ओरिजिनली कहाँ था, तो पूसा जो जगह है वो बिहार में है, ठीक है, लेकिन अभी पूसा दिल्ली के राजेंद्र नगर में बेस्ड है ICAR, दिल्ली के ICAR राजेंद्र नगर में पूसा, ठीक है, राजेंद्र नगर,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया? ठीक है, तो कौन सा स्टेट इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का? दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है। राजस्थान भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन रिजर्व आपको सबसे ज्यादा राजस्थान में मिलेंगे। ठीक है, रिजर्व, लेकिन प्रोड्यूसर जो फर्स्ट पे है वो आंध्रा है। ये मिनरल ईयर बुक जो है 2020 का डाटा है, उसके बाद डेटा नहीं आया है। ठीक है, आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं और भी चीज़ों का। ठीक है, इसके साथ साथ तो फर्स्ट पे जो है प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर ऑफ माइका दैट आंध्रा है, सेकंड पे राजस्थान है। ठीक है, प्रोड्यूसर। अगर जो है रिजर्व की बात करें तो अगर रिजर्व पूछ लेता है तो राजस्थान फर्स्ट पे है। इंडिया माइका का वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है, माइका का वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड? तो ये 1953 में हुआ था। इसी के बाद आपका जो है आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा 1953। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब फॉर्म हुआ? 1953। किसके चेयरमैनशिप के अंदर? तो ये जो है अगस्त 1953 में जो है कमीशन बनाया गया था। ठीक है, उसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। ठीक है, जस्टिस फजल अली, मेंबर के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू भी थे। ठीक है, तो रिपोर्ट जो है इन्होंने अक्टूबर 1955 में सबमिट की। कब बना? अगस्त 1953 अंडर चेयर ऑफ फजल अली एंड अदर मेंबर्स। कौन कौन थे? 2 लोग थे, के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये बना और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी अक्टूबर 1955 में। ठीक है, कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को बांटना चाहिए कि नहीं। आंध्र प्रदेश कब जो है बटा, तो उसको हमको आप कमेंट में बताएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। Which one of the following is the first state in India to use gross environment product? जैसे जीडीपी होता है ना, जीडीपी। ठीक है, तो स्टेट का क्या होता है? जीएसडीपी होता है। ठीक है, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है। जीएसडीपी स्टेट का होता है, जीडीपी नेशनल होता है। ठीक है, तो इस जीएसडीपी में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने पहली बार ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट भी यूज किया है? ग्रॉस इन्वायरमेंट जीईपी जो है का यूज किया है, दैट इज उत्तराखंड, यूके। ठीक है, उत्तराखंड है ऐसा पहला राज्य। 2021 की ही न्यूज है, करंट अफेयर्स का है। उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट दैट इज जीईपी, फॉरेस्ट, एयर, वाटर, सॉयल क्वालिटी एंड क्वालिटी टू बी मेजर्ड, असाइन मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, तो इनको भी मॉनेटरी वैल्यू में तोला जाएगा कि स्टेट का जीईपी कितना है, इनको पैसे में बताया जाएगा। लॉस होगा तो ये बताएंगे कि इतना लॉस हुआ है। मान लीजिए फॉरेस्ट फायर हुआ, ठीक है, फ्लड हुआ, कुछ हुआ, तो उसको माप के बताएंगे कि इतने का लॉस हुआ है करोड़ में, जितने में भी। ठीक है, तो उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने जीईपी अपने जीएसडीपी में इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एज पर आईएसआर 2017, ठीक है, देखिए कितना पुराना क्वेश्चन। 2021 के पेपर में 2017 का आईएसएफआर डेटा पूछती हैं, जबकि 2019 का आईएसएफआर डेटा हमारे पास था। ठीक है, ये देखिए इनकी बदमाशी है। एज पर इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज अंडर फॉरेस्ट? ठीक है, तो ये था 2017 में 21.54%। ठीक है, 2019 में 21.67%। ठीक है, ये 2019 का डेटा था। ठीक है, और ये 2017 का डेटा था। तो ये इन्होंने जो है 2 साल पहले का डेटा पूछ दिया पुरानी रिपोर्ट से। ठीक है, दैट इज 21.5%। अब दोबारा उम्मीद नहीं है, लेकिन ये 21.67% याद रखिएगा। ये भी अब उतना रिलेवेंट नहीं रह गया, रिलेवेंट रह गया है आपके लिए ये। ठीक है, 2021 की जो है आईएसएफआर रिपोर्ट आ गई है। ठीक है, कौन से नंबर की है कमेंट में बताएं ये। ठीक है, इसमें जो है
21.71% है, ठीक है। टोटल जो है फॉरेस्ट कवर ऑफ कंट्री, ठीक है, 21.71%। कमेंट में आप फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर भी बताइए हमको कितना है कंट्री का। तो 2021 के डेटा के हिसाब से ISFR रिपोर्ट जो है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से 21.71% टोटल TFR है, टोटल फॉरेस्ट TFC कंट्री की है, टोटल फॉरेस्ट कवर। उत्तराखंड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। उत्तराखंड एज पर 2021 असेसमेंट, उत्तराखंड है टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ 24,305 स्क्वायर किलोमीटर, SQKM, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर है ना, 24,305 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 24,305 स्क्वायर किलोमीटर। दैट इज 45.744% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। तो कितना है? 45.44% टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट। तो जो मानदंड बनाया गया है ना, ठीक है, जो मानदंड है उसके हिसाब से 33% जो है प्लेन्स के लिए है, हिली एरियाज के लिए, हिली स्टेट्स के लिए वो कितना रखा गया है वो कमेंट में बताइए। कम है 45%, जो 44 है वो कम है, ठीक है, उसके हिसाब से ये पूरा नहीं कर रहा है, ठीक। लेकिन देहरादून में उत्तराखंड में प्लेन एरियाज भी हैं, तो उसके हिसाब से ठीक है। अगर प्लेन को अलग करके देखा जाए तो हिली एरियाज में ज़्यादा ही है, ठीक है। अगर फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों की बात करें, फॉरेस्ट प्लस ट्री, तो उत्तराखंड का एरिया कितना आता है वो बताइए कमेंट में, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ है? 45.44% उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का टोटल फॉरेस्ट कवर जो है 2021 के हिसाब से जो है 45.44% है, ठीक है। कंट्री मतलब स्टेट के जियोग्राफिकल एरिया का 45.44% है 2021 वाले डेटा के हिसाब से। चेंज कितना हुआ है? तो जस्ट 0.01%। तो कितना रहा होगा, ठीक है। तो ये पहले था जो आपका 45.43%, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। विद वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसमें ये देख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट है, देयर इज ए चेंज इन द फॉरेस्ट जस्ट ऑफ 2 स्क्वायर किलोमीटर। कितने का? 2 स्क्वायर किलोमीटर का चेंज हुआ है, विच इज अ मेयर्ज ऑफ 0.01% विद वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर। तो ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में VDF, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, एंड ओपन फॉरेस्ट, ये कितना कितना है, ठीक है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है आपका 5,055 स्क्वायर किलोमीटर है, MDF सबसे ज़्यादा है 12,768 स्क्वायर किलोमीटर, और यहीं ओपन फॉरेस्ट है 6,482 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये वाला आपका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चेंज किसमें क्या हुआ इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा, इनकी एक बार VDF MDF ओपन फॉरेस्ट होते क्या है वो देख लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका मॉडरेट फॉरेस्ट है उत्तराखंड में, ठीक है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट उत्तराखंड में है। चलिए बढ़ते हैं हम। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 सेंसस के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें शेड्यूल कास्ट की SC पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे 3 राज्य बताए हैं हमारे 2011 की सेंसस ने, 3 राज्यों का डेटा दिया है। बेसिकली 2011 नहीं, ये 2001 का ही ये डेटा है, इसको अपडेट भी नहीं किया है जो है सेंसस ने। तो नागालैंड है, लक्षद्वीप है और अंडमान एंड निकोबार है। तो राज्य पूछ लिया तो नागालैंड है, UT पूछ लिया तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। याद करना आसान है, क्यों? क्योंकि ये आपकी कंट्री है, ये लक्षद्वीप है, ये नागालैंड है, ठीक है, और अरे लक्षद्वीप ये अंडमान है, ये वाला आपका नागालैंड है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ऐसे करके ये देख लीजिए, यहाँ पे तीनों जगह ST पॉपुलेशन नील है, नहीं है, ठीक है, नील नील नील, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब ST पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, SC पॉपुलेशन, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि ST पॉपुलेशन कौन से स्टेट में नहीं है, ये कमेंट में बताइए। एक तो हम बता रहे हैं आपको हरियाणा, दूसरा कमेंट करके बताइएगा। इन इंडिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज रिलेटेड टू, 2021 का क्वेश्चन है, सुटेबल नहीं है, पूछना नहीं चाहिए था, फिर भी इन्होंने पूछ लिया है, क्योंकि 2021 में अभी जो है NHFS जो 5 है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NHFS का जो रिपोर्ट आई है, सेकेंड रिपोर्ट आई है अभी, ठीक है। इसमें बताया गया है कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है
है ना, फर्टिलिटी TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम हो गया है, दैट इज 2.0। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो रहा ही नहीं। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? रिप्लेसमेंट लेवल जो है यूएन पॉपुलेशन के हिसाब से 2.1 रखा गया है। मतलब अगर एक माँ, ठीक है, एक माँ या एक परिवार में 2.1 बच्चे होते हैं औसतन, तो जो है रिप्लेसमेंट लेवल बना रहेगा, मतलब उतने लोग मरेंगे, उतने लोग जनेंगे, तो मतलब यही औसतन पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी, ना पॉपुलेशन बढ़ेगी बहुत ज़्यादा ना घटेगी। ठीक है, तो ये मेंटेन रहेगा। लेकिन इंडिया की जो अभी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 2 हो गया है, तो उससे भी कम हो गया, यानी हमारी पॉपुलेशन घट ही रही है। ठीक है, तो नो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। ठीक है, पहले क्या था, हाई बर्थ रेट थी, लो डेथ रेट था, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया में हो रहा था। ठीक है, अब कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं क्या कहती हैं। एज पर NHFS 5 लेटेस्ट डेटा, TFR इज नाउ एट ओनली 2%, डाउन फ्रॉम 2.2% इन 4। NHFS 4 में 2.2% थी। ठीक है, कंडक्टेड इन ईयर 2015-16। ठीक है, अकॉर्डिंग टू UN पॉपुलेशन डिवीजन, TFR ऑफ 2.1 इज कंसिडर एट रिप्लेसमेंट लेवल TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। Therefore TFR ऑफ 2, ठीक है, एज पर NFHS 5 shows that fears of population explosion in India may have been unfounded या खत्म हो गया है। तो इसी डेटा के अनुसार NFHS 5 के अनुसार अर्बन इंडिया की जो TFR है वो बस 1.6 है। सोचिए, ताजुब करने वाली बात है, अर्बन एरिया की, अर्बन एरिया में 1.6 TFR है टोटल फर्टिलिटी रेट। रूरल में जो है वो 2.1 है। ठीक है, रूरल में 2.1 है, देख लें रूरल में कितना बताया है, 2.1 है। सिर्फ 5 स्टेट इंडिया में ऐसे हैं जिनकी जो है रिप्लेसमेंट, वो TFR जो है रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा है, TFR जो है रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा है, दैट इज बिहार। बिहार का तो 3 है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, ये देख लीजिए यहाँ पे बिहार का TFR 3 है। दूसरे नंबर पे मेघालय है, मेघालय, मेघालय का कितना है, 2.9। उसके बाद आता है मणिपुर, मणिपुर का कितना है, 2.2। उसके बाद झारखंड है, ठीक है, झारखंड, झारखंड का 2.3 है। उसके बाद आता है यूपी, आपका पड़ोसी राज्य उत्तराखंड का, इसका भी 2.2 है। यूपी की जो है पॉपुलेशन पॉलिसी अभी आई है, ठीक है, उसमें काफ़ी अजीब अजीब बातें की गई हैं। इन्होंने तो बात कर दी कि रिप्लेसमेंट लेवल 1.7 पे लाने की। भैया इतना क्यों करना है? ठीक है, 1.7 पे क्यों लाना है? आप TFR 2 मेंटेन कीजिए, काफ़ी है। हाँ, इतना नहीं करना है, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि हम 1.7 पे लाएंगे, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो और भी थोड़ा सा डेटा है इसमें। 2 स्टेट्स, ठीक है, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है, हैव रजिस्टर्ड एन इंक्रीज इन TFR। केरला दक्षिण की स्टेट है, और तमिलनाडु, इन्होंने क्या किया है, इनकी जो है TFR टोटल फर्टिलिटी रेट है इसमें इंक्रीज दर्ज किया है, मतलब बढ़ोतरी दर्ज की है। ठीक है, लेकिन कोई इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका TFR ऑलरेडी बहुत ही कम था। ठीक है, जैसे केरला का 1.6 था, ठीक है, तो ये 1.6 से 1.8 हो गया है। तमिलनाडु का कितना था, तमिलनाडु का जो है 1.7 था, तो 1.7 से इनका भी 1.8 हो गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जिन्होंने अपने TFR में बढ़ोतरी दर्ज की है या इंक्रीज दर्ज किया है। वो 2 राज्य हैं केरला और तमिलनाडु। ठीक है, 1.8 है अभी भी इनका रिप्लेसमेंट लेवल, जो है TFR का जो 2.1 होता है उनसे काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका पूरा TFR से रिलेटेड डेटा। ठीक है, तो ये उत्तराखंड वालों में, मतलब UKPSC का क्वेश्चन पूछने का तरीका हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि रिपोर्ट तब आ गई थी जब इनका पेपर आया है, तो ये क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब था नहीं। ठीक है, काफ़ी न्यूज में भी थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सी कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है, बहुत बार लोगों ने पढ़ा है, 16.6 किलोमीटर का है। ठीक है, 6 किलोमीटर का है, बस ये याद रखिएगा। इंडिया लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया किसमें है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक, और द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8.4 एंड 37.6 नॉर्थ, है ना। तो ये देखिए, ये इंडिया है, यही है ना। ये है, तो ये यहाँ पे कितना है, 8.4, इधर जो ऊपर 37,
6 है ना। यहाँ कितना है 68 7, और यहाँ अरुणाचल में कितना है 97 25। ये देख लीजिए, ये है पूरा, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये इनका पूरा एक्सटेंड है 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ बता रहे हैं, ठीक है। ये 3214 किलोमीटर है और ये 2933 किलोमीटर है। ये रहा पूरा इंडिया का आपका ज्योग्राफी, ठीक है। और अगर लैंड बाउंड्री की सिर्फ बात कर लें तो लैंड बाउंड्री 15,000 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री इंडिया की, और 7516.6 किलोमीटर आपकी वाटर बाउंड्री है, ठीक है। इट हैज़ अ लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड लक्षद्वीप आइलैंड अंडमान निकोबार 7516 किलोमीटर। और सिर्फ ये इंडियन कोस्ट लाइन मेन लैंड का अगर पूछ लिया तो ये 6600 किलोमीटर के आसपास है, याद रखिएगा। ये मतलब लक्षद्वीप और अंडमान को अगर छोड़ दिया जाए तो 6600 किलोमीटर है, दोनों को अगर काउंट करके किया जाए तो 7516 किलोमीटर है, बस ये याद रखिएगा, ठीक। मतलब एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि ये आपका कंट्री है मान लीजिए, ठीक है, जो भी है, ठीक। तो ये इसकी जो है लैंड बाउंड्री, मतलब जो यहाँ से ये वाला, ये 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो है ये 9 स्टेट को टच करता है, आपको ये पता होना चाहिए, 9 स्टेट्स हैं, ठीक है। अभी यूटीज कितनी है वो बताइएगा, 9 स्टेट्स हैं, ये 6600 किलोमीटर है, ठीक है। ये अंडमान है, ये लक्षद्वीप है, इनको अगर जोड़ दिया जाए तो अगर ये कंप्लीट लिया जा रहा है तो ये 7516 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर है, बस ये याद रखिएगा, ठीक। ये रहा फैक्ट आपका। द लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया इज झरिया, है ना, क्योंकि आपका कल्चर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। झरिया जो है लार्जेस्ट कोल फील्ड है कुकिंग कोल का, कुकिंग कोल का, ठीक है। और तलचर जो है उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है। ये जो है पावर कोल का है सबसे लार्जेस्ट, ये 19.1 बिलियन टन के आसपास है और ये 149 के आसपास है, याद रखिएगा, इतना लंबा अंतर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी the Inland Waterways Authority of India IWAI was constituted on 27th of October 1986। 27 अक्टूबर 1986 को IWAI का गठन किया गया, ठीक है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ, 27 अक्टूबर 1986 को। कैसी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी होती क्या है कमेंट में बताएं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा गया, तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है IWAI का, ठीक है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, ठीक है। तो इसको जो है IWAI एक्ट 1985 के थ्रू लाया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, हेडक्वार्टर नोएडा में है, ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चन आपसे नेशनल वाटरवे 1 का पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से है ये बताइए आप कमेंट में, हम बता दें तो बता सकते हैं VNS टू हल्दिया, हल्दिया कहाँ है ये बताइए कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्मिनल्स, मल्टी मॉडल टर्मिनल्स भी बन रहे हैं करंट अफेयर में, वो भी पढ़ लीजिएगा वाटरवेज के। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो ये पूछा है बैकवर्ड क्लास कमीशन के प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे, तो ये काका साहेब कालेकर थे प्रथम अध्यक्ष बैकवर्ड क्लास कमीशन के, ठीक है। कब फॉर्म हुआ था, 29 जनवरी 1953 को ये फॉर्म हुआ था, ठीक है, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ काका कालेकर। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ठीक है, क्या 1955 और काका कालेकर कमीशन, ठीक है। फॉर्म हुआ था आपका 1953 में, रिपोर्ट सौंपी थी 1955 में, जैसे बाउंड्री कमीशन उसी तरह से, ठीक है। सेकेंड कमीशन जो बैकवर्ड क्लास का कमीशन था वो मंडल कमीशन था, 1970 में आया। इसके बाद ही जो है इंदिरा स्वामी केस हुआ था, उसके बाद जो है ओबीसी की रिजर्वेशन की बात की, तो इंदिरा स्वामी केस 1990 का है, याद रखिएगा, 90 या 92 का है, ठीक है। अगर आपको NCBC पूछ लिया, ठीक है, NC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है वो बताइएगा, ठीक है, वो कमेंट करके बताइए। NCBC के प्रथम अध्यक्ष कौन है।
एनसीबीसी 338, ठीक है, ए के अंदर आता है, ठीक है, आर्टिकल 338 ए के अंदर, ठीक। इसको गठन कब कर किया गया? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये कब का था ये देख लीजिएगा, ठीक है। एनसीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, पहले ये जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वाला जो था उसी के अंदर काम करता था, अब इसको सेपरेट बॉडी बना दिया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नजला बाउद्दीन रामधाने, नजला बाउद्दीन रामधाने हैज बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ठीक है, अरब वर्ल्ड की भी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, अरब वर्ल्ड की भी, ठीक है, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं, और ट्यूनीशिया की हैं ये, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है पहली से, ठीक है। करंट की ही न्यूज है, सितंबर के आसपास की, अगस्त या सितंबर की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड इन उत्तराखंड, तो ये पूरे इंडिया की भी अगर बात पूछ लिया जाए ना आपसे, पूरे कंट्री की, तो कंट्री में ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिला है, तो वो कलसी से मिला है, ठीक है, कलसी से, अरे कलसी कह रहे हैं, ये अशोकन का अशोककालीन इंस्पेक्शन को जो है सबसे ओल्डेस्ट बोलते हैं, तो उत्तराखंड में कहाँ पे? कलसी, कलसी इज नियर देहरादून, कलसी विलेज है देहरादून के पास, जहाँ पे आपका जो देहरादून दिल्ली मल्टी वो बन रहा है हाईवे, तो ये कलसी में ही जाके टच हो रहा है, ठीक है, याद करिएगा। इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, दैट इज लाइफ, इसका पूरा नाम, दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वॉज कन्फर्ड विद विच अवार्ड, तो इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है? लाइफ इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट को कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है इसको। किस लिए दिया गया है? ये जो ऐसे जो अनसेटल्ड लोग थे उनको सेटल करने में सारी चीज़ें निभाई हैं, इन्होंने सारी अच्छे काम किए हैं। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 वॉज कन्फर्ड टू दिल्ली बेस्ड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइफ। दिस अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज स्वीडन्स अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। तो कहाँ का अवार्ड है? स्वीडन का है, ठीक है। अवार्डीज आर शॉर्ट लिस्टेड बाय द ज्यूरी ऑफ स्टॉकहोम बेस्ड राइट लाइवलीहुड, ठीक है। तो बस इतना ही, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड अ ड्रोन बेस्ड एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट, पेड़ लगाने का, ठीक है। ड्रोन बेस्ड एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? हरा भरा नाम है जिसका, तो तेलंगाना का ये प्रोजेक्ट है, तेलंगाना का। इस पर क्या किया जाता था कि ड्रोन्स में मिट्टी के जो है गोले बनाए जाते थे, उनमें सीडलिंग्स डाली जाती थी ना, गोबर वगैरह मिला के बनाया जाता था, मिट्टी गोबर सारा चीज़, उसको उसमें सीड्स डाल के उनको नीचे फेंक देते थे जंगलों में, तो आराम से सीड्स उग जाते थे और वहाँ पे पौधे अपने आप फॉरेस्टेशन होता था। तो ये तेलंगाना का प्रोजेक्ट है, तेलंगाना गवर्नमेंट का, कंट्री का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, ठीक है, काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है। तेलंगाना गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च ड्रोन बेस्ड एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट नेम हरा भरा, इंडियाज फर्स्ट एरियल सीडिंग कैंपेन। बताया ना, ऊपर से सीडिंग करते हैं, जिसमें मिट्टी गोबर पानी सब मिला के ऐसे नीचे गोला बना के फेंक देते हैं, ठीक है, ऐसे तो नीचे जाके अपने आप जर्मिनेशन होता है उनका। बाय अ सीड कॉप्टर ड्रोन एट केबीआर पार्क हैदराबाद, वॉज लॉन्च बाई एक्टर राणा दगबूती। राणा दगबूती ने लॉन्च किया था। राणा दगबूती कौन है? बाहुबली वाले, जो बाहुबली में जो बाहुबली के अगेंस्ट था वही है ना, ठीक है, राणा दगबूती। और यही इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, हरा भरा कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राणा दगबूती, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वेयर वॉज द वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन फिला निप्पन 2021 हेल्ड? तो आप थोड़ा सा गेस भी किया कीजिए कुछ क्वेश्चंस को। तो निप्पन कहाँ की कंपनी? निप्पन बैटरीज आती थी ना, तो ये जापान की कंपनी, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, जापानीज कंपनी है, तो ऑब्वियसली जापान में ही होगा, जापान के टोक्यो में हुआ, ठीक है, टोक्यो में। वॉज वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन कहाँ पे हुआ? निप्पन, तो फिलहाल टोक्यो जापान में हुआ। फिलहाल निप्पन नाम है, 10 साल में एक बार होता है, ठीक है, 10 साल में एक बार है। फिलहाल निप्पन 2021 इज द वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन held recently in Tokyo, Japan. This event is held every 10 year in Japan since 1971. 1971 से हर 10वें साल हो रहा है, जैसे 1981, 91, 2001, फिर 2021। कितनी बार हुआ है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ टाइम है ना, फिफ्थ, ठीक है। टू मार्क द फाउंडिंग ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन जापान, दिस ईयर मार्क 150th ईयर एनिवर्सरी ऑफ जापान पोस्टल सर्विसेज, ठीक है। व्हाट इज इंडियाज रैंक? इंडिया का कौन सा रैंक है इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021?
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में इंडिया का कौन सा रैंक है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च कौन करता है? तो एक संस्था है वर्ल्ड, इसकी वीपो, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। किसकी संस्था है? किसकी संस्था है? ये यूएन की है, ठीक है। ठीक, तो ये इंडिया की रैंक कितनी है? 46 है इसमें, वीपो में, ठीक है। काफ़ी सुधरी है, 2015 में 81 के आसपास थी, 81 के आसपास थी, अभी 46 पे आ गई है, ठीक है। देखिए बहुत सुधार हुआ है इसमें। तो इंडिया की रैंक कितनी है वीपो में? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 ऑफ वीपो, ठीक है, तो इसमें 46। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, इसमें इंडिया की रैंक जो है वीपो के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 46, ठीक है। 2015 में 81 थी, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, हर साल इंप्रूवमेंट होता जाएगा। एक्सप्लेन, इंडिया हैज़ क्लाइम्ड 2 स्पॉट्स एंड हैज़ बीन रैंक 46 बाय द वीपो इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रैंकिंग, ठीक है। अब ये बढ़ते हैं आगे। विच इंडियन स्टेट हैज टॉप द फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडियाज 3rd स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स? तो इसमें जो है फसाई के 3rd फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन से स्टेट ने टॉप किया है? तो दैट इज गुजरात। तो ऐसा नहीं है किसने टॉप किया, तो ये लार्ज स्टेट में गुजरात ने टॉप किया। आपको आंसर लार्ज स्टेट्स के मिल रहे हैं, तो इसको 3 उसमें डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में। एक तो लार्ज स्टेट्स, लार्ज, एक स्मॉलर, स्मॉल, ठीक है। उसके बाद एक जो ऑप्शन है वो यूटीज का है। तो लार्ज में गुजरात है, ठीक है, लार्ज में गुजरात है, स्मॉल में गोवा है, और इसमें जो है आपका यूटीज में जेएनके है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। तो इन्होंने टॉप किया है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, गुजरात रैंक्स फर्स्ट अमंग लार्ज स्टेट इन फसाइज 3rd स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज्ड इन सितंबर 2021। गोवा टॉप्ड अमंग स्मॉल एंड जेएनके अमंग यूटीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। An online platform developed by IIT Madras to tackle e-waste, ई-वेस्ट जो है टैकल करने के लिए, या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को टैकल करने के लिए एक आईआईटी मद्रास ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ई सोर्स। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं इसमें, इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया गया। द एफआई इंडेक्स किसका है? आरबीआई का है, आरबीआई का है। तो ये पूछा है, ये इसका फुल फॉर्म क्या है? रिफर्स टू, तो फिनेंशियल इंक्लूजन है, ठीक है। एफआई इंडेक्स इंट्रोड्यूस बाई आरबीआई रिफर्स टू फिनेंशियल इंक्लूजन। एक्सप्लेन करते हैं। द एफआई इंडेक्स हैज बीन कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स इनकॉर्पोरेटिंग डिटेल्स ऑफ बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल as well as pension sector in conjunction with government and respective sectoral regulators like सेबी हो गया, IRDAI हो गया, PFRDA हो गया, ठीक है, और गवर्नमेंट, ठीक है, सेक्टोरल रेगुलेटर्स हैं ये, ठीक है। द इंडेक्स कैप्चर्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन सिंगल वैल्यू रेंजिंग बिटवीन 0 to 100, where 0 रिप्रेजेंट्स कंप्लीट फिनेंशियल एक्सक्लूजन, ठीक है, इंक्लूजन नहीं, 0 मतलब कंप्लीट एक्सक्लूजन, ठीक है, वहीं 100 मतलब कंप्लीट इंक्लूजन, ठीक है। तो ये रहा फुल इंक्लूजन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एफआई इंडेक्स हैज बीन कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज एन कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स incorporating details of banking, investment, insurance, postal as well as pension sector in conjunction with government and respective sectoral organizations. The index capture information on various aspects of financial inclusion in single value, ठीक है। तो बस इतना सा याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू अचीव 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन, ठीक है। तो ऐसी कौन सी इंडियन सिटी है जिसमें 100% वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव कर लिया है? तो फर्स्ट ना, फर्स्ट ही पूछेंगे तो भुवनेश्वर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर फर्स्ट ऐसी सिटी बनी थी जिसने 100% कोविड टीकाकरण हो गया था। स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। वहीं जो है यूटी की बात करें, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, सॉरी, ठीक है, जहाँ पे 100% वैक्सीनेशन सबसे पहले हुआ, ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, ठीक। तो ये याद रखिएगा, तीनों भुवनेश्वर सिटीज में है, हिमाचल प्रदेश स्टेट में, लक्षद्वीप यूटीज में है। व्हाट इज द नेम ऑफ अ ब्रांड लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स
फॉर मार्केटिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट। एसएचजी प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ का ब्रांड कौन सा लॉन्च किया है जिसके थ्रू मार्केटिंग की जाए? तो इसका नाम है सोन चिरैया। सोन चिरैया, सोन चिरैया मूवी भी आई थी सुशांत सिंह की, आप लोगों ने शायद देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसको पास करने के लिए पहले इन्वायरमेंटल ये इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया जाता है कि वो कितना वायबल है वो प्रोजेक्ट, ठीक है, इन्वायरमेंटली कहीं वो नुकसान तो नहीं कर रहा है लोकल कम्युनिटीज़ को या आसपास के फ्लोरा और फौनास को, तो उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, EIA होता है, ठीक है। उसके बाद उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल उस हिसाब से मिलता है। इज एन प्लानिंग टूल to integrate environmental concerns into developmental process from initial stage of planning when it was first used in India in river valley project, ठीक है। तो 1978 में पहली बार इसका यूज हुआ था, बेसिकली 1976-77 में हुआ था, 76-77 में, लेकिन ऑप्शन 1978 है नियरेस्ट, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। Who has been appointed as a CEO of Broadcast Audience Research Council, that is BARC। तो बार्क का CEO, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का CEO किसे बनाया गया है? सुनील लुल्ला के बाद। सुनील लुल्ला ने रेजिग्नेशन कर दिया था, ठीक है। तो ये नकुल चोपड़ा हैं, अगस्त 2021 में इनको बार्क का बार्क वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मत सोचिएगा, ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है। तो सुनील लुल्ला इसके जो है CEO थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया, उसके बाद नकुल चोपड़ा ने 2021 अगस्त में ज्वाइन किया है, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दूसरा है। Which organization has launched an online portal My eHeart? My eHeart कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है My eHeart के नाम से, टू एम्पावर, ठीक, आर्टिजन्स, ठीक है। यानी आर्टिजन्स कौन होते हैं? जो दस्तकारी करते हैं, ठीक है, छोटे वो MSMEs वाले, ठीक है। एंड टू स्ट्रेंथन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को, हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए माई eHeart जो है ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये SCL फाउंडेशन का है, SCL फाउंडेशन का। SCL फाउंडेशन का CS जो है, SCL फाउंडेशन, ठीक है, ये जो है SCL का CSIR विंग है ना, SCL टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उसका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग है ये, या चैरिटी विंग कह सकते हैं, ठीक है, चैरिटी विंग है SCL फाउंडेशन, ठीक है, of SCL Technology has launched an online portal My eHeart to empower artisans and strengthen the value chain of handicraft sector in the country in August 2021। तो My eHeart किसका है? My eHeart ये SCL फाउंडेशन का है, SCL फाउंडेशन। ये तो आपको सिंपल दे दिया, अगर SCL फाउंडेशन और टेक्नोलॉजीज करके ऑप्शन दे दिया तो आप फंस जाएंगे, इसलिए याद रखना SCL फाउंडेशन, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, एक सेकंड, सॉरी। Who has been appointed as the new chairman of Microsoft in June 2021? तो आपको पता है कि CEO माइक्रोसॉफ्ट के इससे पहले सत्या नडेला ही थे, उन्हीं को जो है CEO के साथ चेयरमैन भी बना दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, बस इतना सा। तो ये एक बार देख लीजिए, ही इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सक्सीडिंग स्टीव बाल्मर। बाल्मर को सक्सीड करके जिनको, ठीक है, 2014 में ये CEO बने थे, ठीक है। स्टीव बाल्मर इससे पहले CEO थे, 2014 में इनको सक्सीड करके CEO बने, ठीक है। और जॉन W थॉमसन जो है चेयरमैन थे, 2021 में इनको सक्सीड करके इसके चेयरमैन भी बन गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इन विच स्टेट इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वॉज सेटअप? ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश सिंधरी करके जगह है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे है, ठीक है, फ्लोटिंग पावर प्लांट 25 मेगावाट का है, ठीक है। और भी प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन अभी वो लॉन्च चालू नहीं हुए हैं, तो अभी जो सेटअप है प्रॉपर वो आंध्र प्रदेश में ही है, कुछ दिन में दूसरा देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वॉज सेटअप? तो ये आंध्र प्रदेश। जो आ रहा है आपका वो नर्मदा नदी पे है, नर्मदा पे 100 मेगावाट्स का, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी वो प्रपोज्ड है, बस उसकी रूपरेखा कुछ नहीं बनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेम द ओनली पर्सनैलिटी फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है, ओनली पर्सनैलिटी फ्रॉम उत्तराखंड हु वाज कन्फर्ड भारत रत्न, ठीक है। तो ये गोविंद वल्लभ पंत हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, ठीक, उत्तर प्रदेश, गोविंद वल्लभ पंत। इनको ही बस भारत रत्न अवार्ड मिला है उत्तराखंड के थ्रू। टेहरी स्टेट मर्ज्ड विद यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर, ये 1949 में, ठीक है, 1949, 1 अगस्त 1949 में मर्ज हुआ था, ठीक है। इस समय कौन था यहाँ पे? मनवेंद्र शाह थे, मनवेंद्र शाह, ठीक है, पंवर डायनेस्टी के राजा थे, इनके समय में मर्जिंग हुई थी, ठीक है। जो बवाल हुआ था इससे कुछ पहले, उसके समय राजा दूसरे थे, उनका नाम कमेंट में बताइए, ठीक है। तो 60th किंग ऑफ पंवर डायनेस्टी, तो पंवर डायनेस्टी में टोटल जो है गढ़वाल डायनेस्टी भी कह लिए, टोटल 60 राजा थे। वहीं चांद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं में 62 राजा, ठीक है, याद रखिएगा। द 60th किंग ऑफ पंवार डायनेस्टी मनवेंद्र शाह, द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ गढ़वाल किंगडम, एक्सेप्टेड द सॉवर्निटी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 1, 1949, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड, तो रिवर हम उत्तराखंड की आपको पढ़ाने जा रहे हैं जल्दी, कल परसों में वीडियो आ जाएगा रिवर्स इन उत्तराखंड। अभी आप शॉर्ट में देख लीजिए, काली रिवर है 252 किलोमीटर्स की, ठीक है। बाकी मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट भी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड में बहने वाली। बाकी भागीरथी 205 किलोमीटर में बहती है उत्तराखंड में, जो गंगा जिसको कहते हैं, ठीक है। सरयू है 146 किलोमीटर, गंगा 90 किलोमीटर के आसपास बहती है, मतलब जो अलकनंदा वो रुद्रप्रयाग देवप्रयाग के बाद 90 किलोमीटर के आसपास बहती है। तो ये जो है काली है, ये आपकी 252 किलोमीटर है, भागीरथी 205 है, सरयू 146 है, कोसी 168 किलोमीटर है, ठीक है। इन विच ईयर रमन डिक्लेयर एज ए वर्ल्ड हेरिटेज, किसने डिक्लेयर किया था? यूनेस्को ने किया था, ठीक है, 2009 में। रमन है क्या? रमन इज ए रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल, तो फेस्टिवल और थिएटर दोनों है, ठीक है, थिएटर भी है और फेस्टिवल भी है, ऑफ गढ़वाल रीजन इन इंडिया, ठीक है, फेस्टिवल एंड थिएटर ऑफ गढ़वाल। इट इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदू कम्युनिटी इन द सलूर दुंगरा विलेज ऑफ पंखांदा वैली इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, तो कहाँ का है? चमोली, ठीक है, इन उत्तराखंड। इन 2009 यूनेस्को इंस्क्राइब्ड रमन ऑन इट्स रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वो है द ऑथर ऑफ गणिका नाटक, ये मोलाराम थे, मोलाराम के बहुत सी वो हैं, इनको हिस्ट्री में आप जो है गढ़वाल डायनेस्टी की जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे आप हिस्ट्री में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। गणिका नाटक के जो है लेखक हैं मोलाराम हैं। अवतार सिंह पंवार इज अ फेमस स्कल्पचर, इनकी डेथ हो गई थी 2000 के आसपास में, 2002 के आसपास में, लखनऊ में, ठीक है। बहुत ही बड़े स्कल्पचर थे ये, स्कल्पचर यानी मूर्तिकार, ठीक है, मूर्तिकार, ठीक है, मूर्तिकार थे। नंदलाल बोस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नंदलाल बोस आज़ादी के समय के पेंटर थे, नंदलाल बोस, उनके चेले थे ये, ठीक है, नंदलाल बोस के, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कीर्ति कैसी रही होगी, ठीक है, पूरी कंट्री में काफ़ी नाम था इनका। तो अवतार सिंह पंवार इज ए फेमस स्कल्पचर, ठीक है। ऑन विच डेट डिड नागेंद्र सकलानी गेट मार्टियर्ड, नागेंद्र सकलानी मार्टियर्ड कब हुए, ठीक है, शहीद कब हुए? तो 11 जनवरी 1948। कहानी इसके पीछे देख लेते हैं। नागेंद्र सकलानी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, ठीक है, who sacrificed his life while trying to defend and the liberated कीर्तिनगर डिवीजन, ठीक है, कीर्तिनगर डिवीजन को डिफेंड कर रहे थे और प्रिंसली स्टेट ऑफ टेहरी गढ़वाल से, ठीक है, फ्रॉम द रीटेक। तो ऐसा क्या है, जो ये कीर्तिनगर डिवीजन था, कीर्तिनगर ऑफ टेहरी गढ़वाल, तो ये लिबरेट हो गया था, इनको छुड़ा लिया था इन लोगों ने, ठीक है। लेकिन टेहरी गढ़वाल की जो रियासत थी, मनवेंद्र शाह से पहले इनके पिताजी उसको लेना चाहते थे, हथियाना चाहते थे, ये लोग काफ़ी बवाल कर रहे थे, ठीक है। उसमें जो है नागेंद्र सकलानी की मौत हो जाती है, ठीक है। रिटेक बिड बाय रॉयल फोर्सेज ऑफ टेहरी स्टेट ऑन 11 जनवरी 1948 को इनकी मौत हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पिछले बार उसमें क्वेश्चन पे आपने पूछा था कि मनवेंद्र शाह से पहले के राजा कौन थे, वो बताइए। वो जो है जल्दी सीड नहीं करना चाहते थे। मनवेंद्र शाह के पिताजी जो थे वो इंडियन टेरिटरी में मिलना नहीं चाहते थे, ठीक है, तो इसलिए ये बवाल चल रहा था। दिस सिटी हैज़ बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी इन सेफ सिटी इंडेक्स 2021। तो दुनिया की सेफ सिटी इंडेक्स में कौन सी है?
इंडेक्स कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी, सेफ सिटी इंडेक्स एक निकलता है जिसको EIU निकालता है, यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो कोपेनहेगन है वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी, कोपेनहेगन कैपिटल ऑफ डेनमार्क, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सेफ सिटी इंडेक्स है इसमें 60 शहर चुने जाते हैं, ठीक है, 60 शहर चुने जाते हैं, ठीक। और इनके इंडिकेटर्स कितने होते हैं, इनको सेफ उनका मापदंड में 76 इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स, ठीक है। जिसमें आपका अंडर टॉप 50 में मुंबई और दिल्ली है, ठीक है। टॉप 10 टॉप 20 में कोई नहीं है, टॉप 50 में है मुंबई और दिल्ली, ठीक है। तो कोपेनहेगन है, डेनमार्क की राजधानी है, हाँ, ये सेफेस्ट सिटी है एज पर सेफ सिटी इंडेक्स 2021 ऑफ EIU, दैट इज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। चलिए बढ़ते हैं आगे। Who was the first jurist from उत्तराखंड to serve as the judge of सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो उत्तराखंड का ऐसा पहला जज कौन था जिसने सुप्रीम कोर्ट में भी काम किया? तो ये जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत थे, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपनी LLB किए थे, ठीक है। इसके बाद जो है मद्रास हाई कोर्ट में भी रहे हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये बढ़ते हैं। विच रिवर वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ लिविंग क्रिएचर फॉर द फर्स्ट टाइम बाय हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड? तो ये गंगा है। अगर लिविंग बीइंग की बात करते, ठीक है, तो यमुना को भी दिया, गंगा यमुना को 2017 में एक साथ दिया गया था, लेकिन लिविंग क्रिएचर की बात की तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिबेटेड है, क्योंकि इन दोनों को मिला था, यमुना को भी मिला था, गंगा को भी 2017 में, ठीक है। लेकिन आंसर जो है गंगा मान रहे हैं लोग, ठीक, मतलब जो इन्होंने UKPSC ने अपनी आंसर शीट निकाली है उसमें गंगा माना है, ठीक है, लेकिन दोनों को मिला था, आप जाके देख सकते हैं। अब सोचिए 2017 के जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, 2021 के एग्जाम में, तो आप सोच लीजिए कितनी वैल्यू है करंट अफेयर की पुरानी। कॉपर कॉइन रिलेटेड टू विच डायनेस्टी हैज बीन डिस्कवर्ड एट द एक्सक्वेटेड यज्ञवेदिका साइट ऑफ पुरोला? तो यज्ञवेदिका साइट जो है, यज्ञवेदिका मिली है पुरोला से, पुरोला कहाँ है वो बताइए आप हमको, ठीक है। तो कॉपर कॉइन रिलेटेड, तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिली, उनमें कॉपर कॉइन भी मिला है। तो कॉपर कॉइन जो मिला है वो कुनिंदा पीरियड का मिला है, कुनिंद डायनेस्टी का, ठीक है। यज्ञवेदिका मिली है पुरोला से, तो पुरोला में एक्सक्वेशन हुआ था, ठीक है, एक्सक्वेशन हुआ था पुरोला में, तो यहाँ से एक यज्ञवेदिका मिली है, यज्ञवेदिका या कहते हैं यज्ञ वेदिका कह दीजिए, यज्ञ वेदिका मिली है ना पुरोला, कहाँ से? पुरोला में, ठीक। आइए इसका वो देखते हैं। पुरोला इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर कमल, ठीक है, कमल रिवर के लेफ्ट बैंक पे लोकेटेड है। द एक्सक्वेशन एल्डेड रिमेन्स ऑफ PGW यानी पेंटेड ग्रेवेयर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अलॉन्ग विद अदर एसोसिएटेड मटेरियल्स इंक्लूडिंग टेराकोटा यानी मिट्टी के बर्तन, फिगरिन्स, बीड्स, पॉटर स्टैम्प, डेंटल एंड फीमर पोर्शंस यानी दांत के और कमर के पोर्शंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स यानी घोड़े के दांत के और उसके फीमर के पोर्शंस मिले काफ़ी पुराने। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग फ्रॉम द साइट इज अ ब्रिक अल्टर आइडेंटिफाइड एज शेनाचिति, शेनाचिति ब्रिक अल्टर यानी वो आपको मान लीजिए वही जो यज्ञवेदिका की तरह होती है। द स्ट्रक्चर इज इन द शेप ऑफ फ्लाइंग ईगल या गरुड़ा के शेप में है, ठीक है, हेड फेसिंग ईस्ट विद आउटस्ट्रेच विंग्स मतलब पंख फैलाए हुए। इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर इज अ चिट्टी इज ए स्क्वायर चैम्बर यील्डिंग रिमेन्स ऑफ पॉटरी असाइनिंग टू सिरका 1st सेंचुरी BC यानी 1st सेंचुरी BC का है, 2nd सेंचुरी AD तक का, यानी कुषाण पीरियड मान लीजिए आप, वही कुषाण पीरियड वाला, ठीक है। एडिशन कॉपर कॉइन ऑफ कुनिंदा एंड अदर मेटेरियल्स वर आल्सो फाइंड। तो कॉपर कॉइन इसमें पूछा गया है पूरे में, तो और से हमको जरूरत नहीं है, तो ये कॉइन जो है कुनिंदा टाइम का था, बस ये ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। इसमें बस 50 क्वेश्चन थे, जो अगली वीडियोज आएंगी उसमें 100 क्वेश्चन पर वीडियो होंगी, ठीक है। अगर हमारा ये सीरीज आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।